नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश में हाल ही के दिनों में जो कुछ भी हुआ उसका असर भारत पर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भी बदलाव होता है और अगर हालात बांग्लादेश जैसे या अफगानिस्तान जैसे या श्रीलंका जैसे होते हैं तो दूसरे देशों पर इसका फर्क पड़ना हर तरीके से लाजमी हो जाता है। लेकिन अगर खबर सामने आए कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आरडीएक्स मंगवाया है तो यह थोड़ा सा विचलित कर देने वाली खबर है, टेंशन वाली खबर है, खासकर भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। और अगर बांग्लादेश कुछ एक ग्राम नहीं बल्कि जहां तक मैं एक आंकड़ा देख पा रही हूं 40,000 किलो आरडीएक्स मंगवाता है, जो कि एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, तो यह अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर है। और जहां तक मुझे जानकारी है दुनिया की कोई भी आर्मी कम से कम आरडीएक्स का इस्तेमाल तो नहीं करती। फिर ये किस मंशा से मंगवाया गया है, ये समझाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। पंकज जी। देखिए नम्रता, सबसे पहली बात है कि ये दावा नहीं है। एक अखबार है द ट्रिब्यून और उसमें ये रिपोर्ट छपी है और बाकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट है कि पाकिस्तान से 40,000 किलो आरडीएक्स बांग्लादेश ने मंगवाए हैं। और उसी आर्टिकल में यह दावा किया गया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उसी आर्टिकल में यह कहा गया है कि सेना जो है वो आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं करती। फिर इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स बांग्लादेश में क्यों मंगवाए जा रहे हैं? और ये वही आर्टिकल लिखता है कि ये ऐतिहासिक है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि हाल के दिनों में बांग्लादेश की जेलों में बंद बहुत सारे कट्टरपंथी अलगाववादी ताकतों को रिहा किया गया है। और अगर उस देश में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक आते हैं तो हमें कम से कम सावधान रहना है। वो क्या करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। फिर एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था, वो भी किसी विदेशी पत्रिका का ही रिपोर्ट है। वो ये कह रहा था कि अरब में एक मिशन या ऑपरेशन हनीकॉम्ब चलाया गया था। ऑपरेशन वो हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। हाँ, और वो सीआईए का एक ऑपरेशन था और उसमें बाकायदा पूरा लिखा हुआ था कि कैसे हम अरब देशों को आपस में उलझा सकते हैं और अमेरिकी प्रभुसत्ता वहां पे स्थापित कर सकते हैं। उसी रिपोर्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ है, 2 पैरा है, जिसमें इंडिया के बारे में जिक्र है और उसी में प्लान ए और प्लान बी लिखा हुआ है। प्लान ए ये था कि वेस्टर्न फ्रंट जो इंडिया का, जिधर से अरब के साथ ये जुड़ता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आज बीच में पाकिस्तान आ गया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान और अरब देश है। तो ये जो वेस्टर्न फ्रंट इंडिया का है, इसे हमेशा प्रेशर में रखो। और प्रेशर में कैसे रखा जाएगा, तो पूरी डिटेलिंग्स थी कि पाकिस्तान कैसे यहां पे इंडिया के साथ जो उलझेगा कश्मीर मसले पर या इस्लाम के नाम पे या अलग अलग ये पर, और हम उसे धीरे धीरे फंड करेंगे उन ताकतों को। और वहां पे एक नॉन स्टेट एक्ट्रेस जो कि ये अभी जो जरदारी साहब हैं, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। नॉन स्टेट एक्टर सबसे पहले अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल हुआ था और वो पाकिस्तान में ग्रो किया गया था। और वो जो आज के तारीख में जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं ना, वो सीआईए का मिशन था उन्हें क्रिएट करना। खैर वो कालांतर में चलता गया। वेस्टर्न फ्रंट में इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिस वजह से वहां पे अब अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई है, सीआईए की पकड़ कमजोर हुई है। यह इस कारण भी हो सकता है कि ईरान के साथ आज उसके रिश्ते तनावग्रस्त हैं, अफगानिस्तान में युद्ध हार चुका है, पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। अब यहीं से शुरू होता है प्लान बी। 1972 की रिपोर्ट है, 1972। उस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि अगर हमारा वेस्टर्न फ्रंट या हमारा ऑपरेशन ए जो है वो फेल हो जाता है तो हम ऑपरेशन बी शुरू करेंगे, वो भारत के पूरब से होगा। अच्छा। और फिर हम देखते 1972 की रिपोर्ट है और वो सीआईए का ये सारा ये प्लान ऑफ एक्शन था। अब हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में जब से पाकिस्तानी फ्रंट पे या वेस्टर्न फ्रंट पे हम सुरक्षित हुए हैं अपेक्षाकृत, और वहां अमेरिका के लिए परिस्थितियां खराब हुई हैं, ईरान की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, पाकिस्तान की वजह से, तो अब हम पूरब में कुछ घटनाएं देख रहे हैं। जैसे मणिपुर के बहाने एक अलग अलगाववाद की भावना पैदा करना, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट नामक शब्द का इस्तेमाल होना,
सोरोस के पैसे लगना, म्यांमार में गृह युद्ध होना, एक फ्रंट वो है। दूसरा फ्रंट हम देख रहे हैं कि अचानक भारत की एक फ्रेंडली सरकार का तख्ता पलट होता है, कट्टरपंथी वहां उभरते हैं, एक अमेरिका में बैठा हुआ पिट्ठू आता है, यहां का इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो भारत के खिलाफ कुछ एंटी इंडिया बयान जारी करता है। मेरा शक है कहीं ये प्लान बी की शुरुआत तो नहीं है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स को प्रेशराइज करना शुरू कर दे ताकि भारत उलझा रहे उसमें। और दूसरी बात है कि यह मुफीद क्यों है, मैं बताता हूं। भारत के पश्चिमी जितने भी राज्य हैं, एक तो पाकिस्तान से ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है, और वहां जो राज्य है, चाहे राजस्थान हो जाए, गुजरात हो जाए या कश्मीर हो जाए, वहां थोड़ा राइट विंगर्स का एक झुकाव हुआ है, बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है। लेकिन ईस्टर्न राज्यों को हम देखते हैं, झारखंड हो जाए, बंगाल हो जाए, ये सब, अभी तो उड़ीसा बीजेपी के पास आया, तो इस वजह से उन्हें लगता है कि यहां थोड़ा सो कॉल्ड फ्रेंडली गवर्नमेंट हमारी हो सकती है इस मिशन में, जो कि हमारे प्रोपेगेंडा को कहीं ना कहीं चाहकर या अनचाहे रूप से उस आगे फैला सकती है। तो यह हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लान बी स्टार्ट हो चुका है, यह प्लान धीरे धीरे 5 साल 10 साल में थोड़ा मैच्योर होगा। आप देखिएगा कि भारत के पूरब में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी घटनाएं होंगी, और ये 40,000 केजी आरडीएक्स वगैरह सब उसी एक दूसरे से रिलेटेड है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश की जेलों से, अब जेलों में जो बंद थे उनको छोड़ा जा रहा है आतंकवादियों को, ये कितने खतरनाक हो सकते हैं भारत के लिए? नहीं, आतंकवादी एक ही काम करते हैं, वो सीआईए के फुट सोल्जर्स हैं। उन्हें नहीं पता होता है, उन्हें लगता है कि हम अमेरिका या ईसाइयों से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो उसी के पैदल सिपाही हैं, ये मरने कटने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। डायरेक्टली थोड़ी ना अमेरिका आके बोलेगा कि तुम आतंकवादी संगठन बनाओ, लो पैसे। वो तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह ये क्रिएट करता है ना। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने क्रिएट किया और फिर डिस्ट्रॉय किया। आईएसआईएस को, जो बगदादी है, उसे अमेरिका ने क्रिएट किया और डिस्ट्रॉय किया। पाकिस्तान में जितने इस तरह के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, वो क्रिएट किए गए या फिर डिस्ट्रॉय किए गए जब जरूरत। उसी तरह बांग्लादेश में इस सिचुएशन है, वहां पे क्रिएट भी किए जाएंगे, डिस्टर्ब आसपास के लोगों को भी किया जाएगा, और फिर वो जब जरूरत पूरी हो जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए जाएंगे। मैं आज की तारीख में बोल रहा हूं कि मैं ये शब्द माफ कीजिएगा आपत्तिजनक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जो इस्लामिक जो लोग हैं ना, ये बेवकूफ है। इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मशीनरीज के द्वारा। एक तरफ वो एक ऐसा पैरेलल खड़ा कर देंगे कि लगेगा कि इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, और उन्हीं का फंडेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे जो इस्लाम के लिए बोलेंगे, और दोनों के तरफ इन्हीं का ये हाथ रहेगा पीछे। छतरी सोरोस टाइप के लोग ही रहेंगे, ग्लोबलिस्ट ही रहेंगे, और मरते कटते ये सब हैं बेवकूफ लोग। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी इस जानकारी के लिए। तो जो रिपोर्ट छपी है उसके हवाले से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। अब जो भी अपडेट आएगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।